आप सभी का आज के इस ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज की इस वीडियो कक्षा के माध्यम से हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित और लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित जो निबंध है प्रेमचंद के फटे जूते। इस पाठ का बच्चों आज की इस कक्षा के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह जो पाठ है आज वर्तमान समाज के लिहाज से बड़ा प्रासंगिक है, रेलेवेंट है, क्योंकि आज समाज में जो दिखावे की दौड़ लगी हुई है, तो इस निबंध के माध्यम से लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी इस दिखावे की जो प्रवृत्ति है, शो ऑफ करने की जो एटीट्यूड है लोगों का, उस पर व्यंग करते हैं, ताना मारते हैं। बच्चों, ये लेखक इसकी रचनाएं हमने पिछली कक्षा में पढ़ी है। कक्षा 8 में हमने इनका व्यंग लेख बस की यात्रा पढ़ा था। तो व्यंग का अर्थ क्या होता है बच्चों, पहले हमको ये जानना आवश्यक है। व्यंग मीन्स हमको है ताना मारना, टॉन्ट करना। हम कहते कुछ और है, उसका मतलब कुछ और निकलता है, तो उसे हम व्यंग मारना कहते हैं। बच्चों, ये जो पाठ निबंध है, ये जो लिखा है हरिशंकर परसाई ने, ये अपने संस्मरण के आधार पर लिखा है। संस्मरण कहते हैं यादों, उनके अपनी यादों के आधार पर उन्होंने लिखा है। बच्चों, हम सबसे पहले लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी के विषय में जानने का प्रयास करते हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये किस प्रकार के लेखक अपने ज़माने के रहे हैं। तो बच्चों, इनका जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। नागपुर यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए किया। इसके बाद कुछ दिनों तक इन्होंने ये अध्यापक का कार्य इन्होंने किया है। सन 1947 से ये इंडिपेंडेंट राइटिंग करने लगे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब से इन्होंने खुद अपने से लिखना स्टार्ट कर दिया। जबलपुर से एक पत्रिका निकलती थी, वसुधा, इन्होंने उसको निकाला वहाँ से, और इस पत्रिका की काफ़ी हिंदी संसार में, हिंदी के क्षेत्र में काफ़ी प्रशंसा हुई थी। लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी का सन 1995 में निधन हो गया था। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम जानने का प्रयास करते हैं इनकी रचनाओं के विषय में। तो हिंदी के व्यंग लेखकों में इनका स्थान अग्रणी है। अग्रणी मीन्स सबसे टॉप पे। व्यंग लेख इन्होंने ज़्यादा लिखे हैं। उनकी रचनाओं में हंसते हैं, रोते हैं। जैसे उनके दिन फिरे, ये दोनों ये कहानी संग्रह है। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये उपन्यास हैं। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज़, शिकायत मुझे भी है, और अंत में, ये सारे निबंध संग्रह हैं। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये सारे व्यंग संग्रह हैं जो इन संग्रहों के माध्यम से, इन रचनाओं के माध्यम से लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी को काफ़ी प्रशंसा प्राप्त हुई। इनका हिंदी के क्षेत्र में काफ़ी नाम हुआ। बच्चों, अब हम बात करें इनकी लेखन की विशेषताओं के विषय में। तो इन्होंने भारतीय जो जीवन है, भारत के लोगों के जीवन में व्याप्त पाखंड है, आडंबर हैं, करप्शन, भ्रष्टाचार हैं, उनके हृदय में चलने वाले कॉन्ट्रडिक्शन हैं, अंतर विरोध हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, वो अवस्था है, बेईमानी है, उन पर इन्होंने काफ़ी व्यंग रचनाएं की हैं। और उन व्यंग रचनाओं से लोगों के चरित्र को जनता के जो पाठकों के समक्ष रखा है। इन्होंने अपने व्यंग लेखन के माध्यम से शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया है कि जो लोग, जो समाज में एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है, अमीर लोग गरीबों का किस प्रकार शोषण कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें साहित्यकारों की क्या भूमिका है, साहित्य के माध्यम से हम जनता के मन को किस प्रकार जागरूक कर सकते हैं। तो उन्होंने इस प्रकार इसको अपने लेखनी के माध्यम से साबित किया है। उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है, लोगों में जागरूकता पैदा करता है, समाज में परिवर्तन लाने के लिए लोगों को जागरूक करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। हालांकि व्यंग को पढ़कर के हमें हंसी भी आती है, लेकिन हंसी के माध्यम से वो ये समाज को संदेश देते हैं, समाज के सामने एक आदर्श रूप प्रस्तुत करते हैं कि उस समस्या का समाधान क्या होना चाहिए, चाहे वो समस्या सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो। तो इन तीनों क्षेत्रों में फैले हुए पाखंड हैं, ढोंग हैं, उन पर उन्होंने जो व्यंग लिखे हैं वो हिंदी साहित्य के स्टैंडर्ड व्यंग माने गए हैं। परसाई जी की जो भाषा है, बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है, क्योंकि बोलचाल की भाषा का प्रयोग करने का फ़ायदा सबसे ज़्यादा क्या होता है कि ये आम लोग उन शब्दों को, उन रचनाओं को आसानी से समझ सकते हैं, उसका अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। देखा जाए तो इनकी जो लेखों की जो मारक क्षमता है,
अर्थात हृदय को छूने की जो क्षमता है वो अनूठी है। इसी के कारण ये इन्होंने लोगों के दिलों में अपना स्थान बनाया है। बच्चों हम बात करें अब जो निबंध दे रखा है हमारा पाठ्यक्रम में प्रेमचंद के फटे जूते, उसके बारे में। तो ये जो निबंध है परसाई जी ने जो हमारे हिंदी साहित्य के कहानी सम्राट रहे हैं, कहानियों के सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ लिखने के का ताज जिनको हासिल है मुंशी प्रेमचंद जी, उनके व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्वेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। अर्थात जो प्रेमचंद जी थे उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से समाज में जो अवसरवादिता है, मौका परिस्थिति है, लोग मौका देख करके संबंध बनाते हैं, स्वार्थ है, अवसरवादिता है, इसके बाद दिखावे की प्रवृत्ति है, अर्थात लोग शो अप करते हैं। तो उन चीज़ों के प्रति प्रेमचंद जी का क्या दृष्टिकोण था, उनके मस्तिष्क में क्या बातें चल रही थी, उन्हें इस रचना के माध्यम से लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी ने हमारे समक्ष बहुत ही मार्मिक तरीके से रखा है, हृदय को छू लेने वाले अंदाज से हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार प्रेमचंद जी का व्यक्तित्व जो बहुत साधारण था, बहुत एक महान लेखक होने के बावजूद वो एक सादा जीवन जीते थे और लेकिन उनके विचार बड़े उच्च थे। बच्चों अब हम बात करें कि इसमें नाम आया मुंशी प्रेमचंद जी का, तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करें कि आखिर ये मुंशी प्रेमचंद जी थे वो कौन थे जिनको आधार बना करके ये निबंध लिखा गया है। तो ये मुंशी प्रेमचंद जी जिनका आपको छायाचित्र आपको इस स्लाइड में दिख रहा है, ये हमारे जो हिंदी साहित्य के बहुत हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं के ये बहुत लोकप्रिय उपन्यासकार, उपन्यास लिखने वाले, कहानीकार, कहानी लिखने वाले और विचारक थे, थिंकर थे। इन्होंने उपन्यास के साथ जो कहानी लिखी हैं, कहानियों में इन्हें सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। इनकी जो उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गवन, कर्मभूमि, गोदान, इन्होंने 1.5 दर्जन मतलब 18 से ज़्यादा लगभग बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास लिखे हैं। और इन उपन्यास के माध्यम से इन्होंने भारतीय समाज में फैली बुराइयों को जनता के समक्ष रखा है और उनका उचित समाधान भी बताने का प्रयास किया है। अब देखा जाए निर्मला नामक उपन्यास में इन्होंने जो लड़की होने पर या लड़की अपने जीवन में किस प्रकार कष्ट सहन करती है और लड़की के जन्म पर उन्हें किस प्रकार घर वालों को तनाव होता है उसके बारे में, हमारे समाज की मानसिकता के बारे में बताया है। गोदान में जो किसी की मृत्यु होने पर जो उनके घर वालों को समाज के धार्मिक आडंबरों को पालन करते हुए किस प्रकार उन्हें गांव के लोगों को खाना खिलाना पड़ता है, गोदान करना पड़ता है, गाय का दान करना पड़ता है, चाहे उसकी क्षमता है या नहीं है, इसके बावजूद उन्हें ऐसा करना पड़ता है। तो उस विषय में उन्होंने बहुत ही तीखा और बहुत शानदार इन्होंने इसका वर्णन किया है। इसी प्रकार सेवा सदन में इन्होंने और भी जो समाज में फैली हुई समस्याएं हैं उनका इन्होंने बहुत ही पुरजोर तरीके से इन उपन्यासों के माध्यम से वर्णन किया है। बच्चों आपको अवसर मिले तो इन उपन्यासों का अध्ययन अवश्य करना। इसके बाद उन्होंने जो कहानियाँ लिखी हैं, कफन है, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा बच्चों आपके पाठ्यक्रम में जो हमारा प्रोज का जो पार्ट है उसकी पहली कहानी आपके इस पाठ्यक्रम में दी हुई है, ठीक है। पूस की रात में इन्होंने दिखाया किस प्रकार एक किसान ठंड में जाता है खेत पे और उसके आँख लग जाती है तो उसकी जो नील गाय है उसके खेत को बर्बाद कर देते, इसके बाद उसकी क्या अवस्था बनती है। तो इन्होंने जो भारतीय किसान की भारतीय समाज में फैली समस्याओं को अपनी कहानी के माध्यम से, अपने उपन्यास के माध्यम से लेखनी दी है और लोगों के समक्ष उन समस्याओं को रखा है। जैसा बच्चों इस पिक्चर में दिख रहा है आपको सेवा सदन, ये जो उपन्यास है इसके माध्यम से समाज की जो वैश्याएँ हैं उनकी जो समस्याएं उनको इन्होंने लोगों के समक्ष रखा है। इसी प्रकार गोदान है, गोदान जैसा बताया आपको मैंने कि जो प्रीति भोज की मृत्यु के बाद जो प्रीति भोज कराया जाता है उसकी जो समस्याएं हैं उसके बारे में उन्होंने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। इसी प्रकार इन्होंने गबन नामक उपन्यास है, इसमें जब मध्यम वर्ग के लोग किस प्रकार दिखावे के कारण अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं उसकी समस्याओं को उन्होंने लिखा है। इसी पूस की रात जैसे बताया आपको मैंने कि एक जो किसान किस प्रकार अपने आप को नील गाय उसका खेत चढ़ जाती है तो उसको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार ये उपन्यास और भी निर्मला, इसमें एक युवा लड़की की कहानी का वर्णन किया है। इसी प्रकार ये बड़े घर की बेटी ये कहानी है, इनका भी इन्होंने तो समाज की जो जितनी भी समस्याएं हैं जो उनको लगी जो लोगों के समक्ष डालने की तो उन्होंने उनका बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णन किया है।
अब बच्चों जो प्रस्तुत जो निबंध है इसका हम देखें कि लेखक ने किस प्रकार इसका हमारे सामने वर्णन किया है, किस प्रकार हमारे सामने इस पाठ को रखा है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि लेखक इस पाठ की शुरुआत करता है कि इनको लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी को प्रेमचंद जी और उनकी पत्नी का एक चित्र उपलब्ध होता है। चित्र वो देखते हैं। चित्र, अब उस चित्र में क्या दिक्कत आ रही है? इस चित्र में प्रेमचंद जी बहुत एक धोती कुर्ता पहने हुए हैं, उनके सिर पर टोपी है, उनको बहुत दुबले पतले हैं, चेहरा बैठा हुआ है, मांस नहीं है, हड्डियां उभरी हुई हैं चेहरे की। चित्र को देखने से हमको ये मालूम चलता है कि उनकी स्थिति बहुत गरीब रही है, उनका जो जीवन है बहुत अभावों में गुजरा है। ठीक है, वो बहुत गरीबी में, निर्धनता मतलब गरीबी में जिए हैं। उन्होंने अपने पैरों में कैनवास जो कपड़े के जूते होते हैं वो पहने हुए हैं और वो जूते बिल्कुल फट चुके हैं, जिसके कारण जूते के जो बंद होते हैं, लेसेज होते हैं, वो भी ढंग से नहीं बंध पा रहे हैं। दाहिना पाँव का जूता तो ठीक है उसमें, लेकिन बाएं पाँव का, लेफ्ट जो लेग है उसका जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिससे उसमें से उस जूते में से पैर की उंगलियां दिख रही हैं। अब लेखक ने इस पाठ का आधार पूरा उसी जो पिक्चर है इसी को बनाया। जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये मुंशी प्रेमचंद जी हैं और ये इनकी पत्नी है। तो इनकी पत्नी देखो सामान्य स्लीपर डाले हुए हैं, ठीक है, और इन्होंने देखो इनका जो जिस पर गले की हड्डियाँ उभर रही हैं, टोपी पहनी हुई है, कुर्ता धोती पहनी हुई है, और ये इनके जूते देखो उल्टे पुल्टे इन्होंने लेसेस बांधे हुए हैं। और ये जो जूते हैं इनमें से एक जूता इनका ये फटा हुआ है। जैसे आपको अगली पिक्चर में और स्पष्ट दिखेगा आपको, ये प्रेमचंद जी हैं और ये जो दूसरा चित्र है ये सिंबलाइज किया हुआ चित्र है, जो ड्राइंग करके बनाया हुआ है, जिसमें आपको दिख रहा है कि इस पैर की जो जूता है इसका यहाँ पे छेद रखा है और इस छेद में से उनकी अंगूठा भी दिख रहा है। तो लेखक इस चित्र को आधार बना करके इस पाठ के माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से लेखक श्री प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व के बारे में बताने का प्रयास करता है। तो लेखक कहता है इस चित्र को देखने के बाद कि लेखक को इस बात की चिंता होती है कि यदि इन्होंने फ़ोटो खिंचाने के लिए इस प्रकार की पोशाक का इस्तेमाल किया है, ये उनकी फ़ोटो खिंचाने की पोशाक रही होगी, तो वास्तविक जीवन में उनकी क्या हालत रही होगी। बच्चों, हम जानते हैं कि फ़ोटो खिंचाने के लिए हम तरह तरह से सजते हैं, संवरते हैं, लेकिन मतलब कहीं अगर देखा जाए तो जो हमारी फ़ोटो खिंचाने की जो पोशाक है वो हमारी रूटीन लाइफ की पोशाक से बेहतर होती है। तो लेखक कहते हैं अगर फ़ोटो खिंचाने की ये पोशाक है तो उनकी जो रियल लाइफ की, डेली रूटीन लाइफ की पोशाक कैसी होगी, इसका मतलब वो और भी गंदी रही होगी। लेकिन वो बाबा भी सोचते हैं कि प्रेमचंद जी इस प्रकार के व्यक्तित्व नहीं थे कि वो फ़ोटो खिंचाने की उनकी अलग पोशाक और जीवन जीने की उनकी अलग पोशाक रही होगी, क्योंकि ऐसा लोग कौन करते हैं? जो लोग दिखावा करना पसंद करते हैं वो लोग ऐसा करते हैं कि दिखावे के लिए, फ़ोटो खिंचाने के लिए अलग प्रकार की पोशाक धारण करते हैं और सामान्य जीवन में अलग प्रकार की पोशाक धारण करते हैं। हम जो फ़ोटो खिंचाने के लिए अलग प्रकार की पोशाक, अच्छी पोशाक धारण करते हैं, उसका कारण क्या है कि हम चाहे हमारे निजी जीवन में हम चाहे कितने भी कष्ट उठा रहे हों, कितना भी हमारे जीवन में गरीबी हो, लेकिन हम दुनिया के सामने अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं। लेकिन लेखक श्री हरिशंकर परसाई प्रेमचंद जी के विषय में सोचते हैं कि ये जो प्रेमचंद जी हैं इनकी दो प्रकार की पोशाकें नहीं रही होंगी, क्योंकि इनको दिखावा करना पसंद नहीं था। जो जैसी इनकी पोशाक आपको फोटो में दिख रही है ऐसी ही पोशाक इनके निजी जीवन में ही रही होगी। तो वो कहते हैं उनको दिखावा पसंद नहीं था, इसलिए दिखावा मतलब शो ऑफ करना पसंद नहीं था, इसलिए उनकी घर की और बाहर की ज़िंदगी एक सी ही रही होगी, उसमें कोई अंतर नहीं रहा होगा। तो दोनों जो उनकी फ़ोटो की ज़िंदगी अगर दिख रही है उसमें और निजी ज़िंदगी में कोई अंतर नहीं रहा होगा। तभी तो वो फोटो में बड़ी उनके चेहरे पर बिल्कुल निश्चिंतता है, लापरवाही, कोई चिंता नहीं है कि फटी जूता पहना हुआ है, सामान्य ड्रेस पहनी है, फिर भी उनको चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको दिखावा पसंद नहीं है। जैसे वो हैं वो ऐसे ही फ़ोटो में खींचना पसंद उनको आता है, वो दिखावा पसंद नहीं करते। वो सादा जीवन उच्च विचार रखने में विश्वास रखते थे, अर्थात जीवन सादा जियो लेकिन आपके विचार वो उच्च होने चाहिए। अतः वो गरीबी से दुखी नहीं थे। अगर गरीबी से कोई इंसान दुखी होता तो वो निश्चित रूप से फ़ोटो में हमारे अच्छी पोशाक पहन करके अगर फ़ोटो खिंचाता तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अपनी गरीबी से दुखी हैं, इसलिए अपने आप को दुनिया के सामने अच्छा दिखाने का प्रयास करना चाहते हैं। लेकिन लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि प्रेमचंद जी ऐसे नहीं थे। तो इससे सबसे पहले इस फोटो के माध्यम से वो समाज की दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग करते हैं कि लोग दिखावे के कारण अपनी जो असलियत है वो दुनिया के सामने रखना नहीं चाहते।
असल में चाहे वो कितने कष्टों में पड़े हों, कितनी मुसीबत हो, कितनी गरीबी में जी रहे हों, लेकिन दुनिया के सामने भी अपने आप को धनवान दिखाना चाहते हैं और इसके कारण उन्हें जीवन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बच्चों, इसके बाद लेखक जो है इस कहानी को और आगे बढ़ाता है। वो कहते हैं कि प्रेमचंद को अपने जो फटे जूते उनकी परवाह नहीं है, क्योंकि उनको शो ऑफ करना पसंद नहीं है। उनके चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान है, ताकि ऐसा लग रहा है कि वो फटे जूते पहनने के बावजूद मुस्कुरा रहे हैं और वो समाज के उन लोगों पर मुस्कुरा रहे हैं जो दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं। वे सोचते हैं कि अगर प्रेमचंद ने फटे जूतों में फ़ोटो खिंचवाने से मना क्यों नहीं किया होगा, आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि उन्हें अगर इन फटे जूतों में फ़ोटो खिंचवानी पड़ी। अगर उनके पास जूते नहीं थे तो लोग कहते हैं कि शायद उनकी पत्नी ने आग्रह किया होगा फ़ोटो खिंचवाने के लिए और वो पत्नी के आग्रह को टाल नहीं पाए होंगे और उन्होंने चलो फ़ोटो खिंचवा लिया होगा। इसलिए उनको ऐसा लगा। फोटोग्राफर ने कहा होगा, जैसा कि फोटोग्राफ कहते हैं कि फ़ोटो खिंचवाने से पहले कि मुस्कुराइए, स्माइल प्लीज़। तो लेकिन वो स्माइल कहाँ से लाते, क्योंकि उनका जीवन तो अभावों, गरीबी और कष्टों से भरा हुआ था। तो फोटोग्राफर के कहने पर वो उस मुस्कुराहट को लाने का प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन उनकी मुस्कुराहट चेहरे पर नहीं आ पाई होगी। क्यों? क्योंकि वो दिखावा उनको पसंद नहीं था और उनके निजी जीवन में खुशियाँ नहीं थी। वो अपने निजी जीवन में उन्होंने अनेक कष्टों का सामना किया था। उनका जीवन दुखों से भरा हुआ था। लेखक प्रेमचंद जी की इस दुर्दशा, मतलब बुरी दशा पर रोना जाता है, उसको दुख होता है, किंतु लेकिन उनके आंखों में जो व्यंग भरा हुआ है, वो व्यंग लेखक को रोने से रोक देता है। वो अब उनकी जो आंखों में व्यंग दिखाई दे रहा है, मुस्कुराहट दिखाई दे रही है, उस व्यंग के उस मुस्कुराहट का कारण जानने का प्रयास करता है। लेखक इस पाठ को और आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि जो प्रेमचंद जी हैं वो दिखावे का महत्व नहीं जानते। शो ऑफ की इम्पोर्टेंस क्या है, दिखावे का क्या महत्व, उसके विषय में जानते नहीं हैं। जबकि हमारे समाज के जो लोग हैं वो दिखावे के चक्कर में सब कुछ कर रहे हैं। क्या क्या कर लेते हैं लोग दिखावे के चक्कर में? लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूते कपड़े तक मांग लेते हैं, यहाँ तक कि वो लोगों की बीवी तक मांग लेते हैं अपने फ़ोटो खिंचाने के लिए। यहाँ तक कि लोग अपनी बारात निकालने के लिए अगर खुद के पास मोटर कार नहीं है तो लोगों की मोटर कार निकाल लेते हैं, ताकि दुनिया के सामने अपने आप को तड़क भड़क के साथ में पेश करें। ठीक है। लेखक कहते हैं कि लोग तो इत्र लगा करके, सेंट लगा करके फ़ोटो खिंचवाते हैं ताकि फ़ोटो से उनकी खुशबू आ जाए, जबकि हम जानते हैं कि इत्र लगाने से उनकी फ़ोटो खुशबू तो नहीं देखी। लेकिन बात यही है कि लोग दिखावा के लिए अपने आप को दुनिया के सामने बहुत बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, चाहे उनकी रियल लाइफ में बहुत उनका जीवन कष्ट से भरा हो, लेकिन दुनिया के सामने अपने आप को शानदार दिखाने का प्रयास करते हैं। गंदे से गंदा आदमी, गरीब से गरीब आदमी, गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है, अर्थात वो भी बहुत शानदार दिखती है। किंतु प्रेमचंद, उनकी फ़ोटो उनके फ़ोटो में जूते फटे हुए हैं, फिर भी उनके चेहरे पर कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है, वो बिल्कुल निश्चिंत हैं। तो लेखक इस जो निश्चिंतता का कारण जानने का प्रयास करता है इसके माध्यम से। लेखक आगे इसमें जो उनकी जूता और टोपी के जो कंपेरेटिव जो है उसकी स्टडी करने का प्रयास करता है। वो कहते हैं कि सदियों जो लेखक इसमें टोपी और जूते के माध्यम से, इन टोपी और जूता जो शब्द है उनको सिंबलाइज करता है। टोपी किसका प्रतीक होता है? टोपी प्रतीक है समाज के इज्जतदार या फिर सम्मानित या समृद्ध लोगों का, जो लोग, और इज्जतदार जो क्या नाम से जो जूता प्रतीक है समाज के ताकतवर लोगों का। तो पहले का एक ज़माना था जब समाज में टोपी जो वाले जो लोग हैं, अर्थात जो इज्जतदार शरीफ लोग हैं, उनकी इज्जत हुआ करती थी। लेकिन आज ज़माना क्या है? आज समाज में जो लोग शरीफ हैं, इज्जतदार हैं, उनकी इज्जत तो उतनी समाज में नहीं होती। शरीफ लोगों की इज्जत नहीं होती, बल्कि इज्जत किसकी होती है? जूते वाले, जिनका जूता मजबूत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिनका जूता मजबूत है, समाज में उनकी लोग इज्जत करते हैं, उन्हीं की लोग बात मानते हैं, उन्हीं के संसार में चलती है। तो जो ताकतवर लोग हैं वो टोपी वाले लोग, अर्थात जो शरीफ लोग, उन पर हमेशा से शासन करते आए हैं। तो लेखक यही कहने का प्रयास करता है कि आज ये स्थिति है, ये और ज़्यादा बिगड़ गई है। आज समाज में जिनका जूता चलता है, अर्थात जिनके पास ताकत है, वो समाज के सभी लोगों पर शासन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेखक
प्रेमचंद को अनेक विशेषणों से संबोधित करता है। उनको महान कथाकार कहता है, उपन्यास सम्राट के नाम से कहता है, युग प्रवर्तक कहता है, युग में परिवर्तन लाने वाला है। लेकिन वो कहता है इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन्हें फिर वही बात आती है कि आप आखिर ऐसा क्या कारण रहा है कि आपके जो जूते हैं वो फटे हुए हैं, और जूतों में से आपके फटे जूतों में से आपका अंगूठा उंगली भी दिख रही है। लेखक कहता है कि जूता तो मेरा भी फट गया है खुद का, लेकिन ऊपर से ठीक है, हालांकि उसका जो बॉटम है वो जो तला है वो फट गया है। अब लेखक कहता है मैं इस जूते को शान से पहन रहा हूँ। क्यों? क्योंकि लोगों को वो फटा हुआ जो तला है वो दिखता नहीं है। जबकि लेखक प्रेमचंद जी का मामला उल्टा है, उनका ऊपर वाला जो शॉल है वो फटा हुआ है, लेकिन जो ऊपर वाला जो कपड़ा है वो फटा हुआ है, लेकिन नीचे वाला जो तला है वो साबित है। तो नीचे वाला तला साबित होने से उनके पैरों को चोट नहीं लग रही है, उनका पैर सलामत है। लेकिन लेखक जो हरिशंकर परसाई कहते हैं कि उनका भी जूता फट गया है, किंतु ऊपर से ठीक है, लेकिन उसका जो बॉटम फट गया है, इससे क्या होगा है वो पर्दे का ध्यान रखते हुए, ठीक है, उसमें से उस उंगली को बाहर निकलते हुए नहीं दिखना चाहता। और इसके चक्कर में ऊपर से जूता सही सलामत होने के चक्कर में जूता नीचे से फटा हुआ है, तो उसे उसमें नीचे से चलने से उसके पैरों में चोट लग रही है, जूते उसका पैर लहूलुहान हो जा रहे हैं। लेकिन फिर भी लेखक हरिशंकर परसाई उस जूते को आराम से पहने हुए। क्यों? क्योंकि ऊपर से वो सलामत दिख रहा है। तो लेखक कहता है कि हम दिखावे के कारण अपना जो तला फटा हुआ जूता पहन रहे हैं आराम से, लेकिन ऊपर वाले को हम सलामत रखे हुए हैं। इसका मतलब यहाँ भी लेखक ने इसको सिंबलाइज किया है कि हम दिखावे के चक्कर में, चाहे हमारा जो जूता का तला फटा हुआ, अर्थात हम अभावों में जी रहे हैं, कष्टों में जी रहे हैं, समस्याओं में जी रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं, फिर भी हम समाज के सामने अपने आप को अच्छा दिखाए हुए हैं। समाज की सभी धार्मिक आडंबर रूढ़ी उनका पालन कर रहे हैं, चाहे उनको पालन करने में हम सक्षम नहीं हैं, फिर भी हम पालन कर रहे हैं। जो प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास गोदान, उसमें भी यही होता है। जो होरी है, होरी के जो उसका मुख्य पात्र होरी है गोदान उपन्यास का, उसके पास अपने परिवार का पेट पालने की क्षमता नहीं है। उसके बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी उपलब्ध करवा रहा है, लेकिन उनके घर में मृत्यु होने पर उन्हें समाज के द्वारा जो गाय का दान करना, सभी लोगों को क्या नाम से खाना खिलाना, तो ये जो धार्मिक जो आडंबर है उसकी पालना करने के लिए उन्हें साहूकार से कर्ज लेना पड़ रहा है, और उसके लिए उनको ये सब काम करने पड़ रहे हैं। तो वो कहता है कि हमें, चाहे हम अगर जो लेखक हरिशंकर परसाई कहते हैं, अगर हमारे घर में हमको कष्ट भी हैं तो हम दुनिया के सामने कष्टों में हम दिखना नहीं चाहते, शो ऑफ में मरे हुए हैं। जबकि प्रेमचंद जी अगर जीवन में कष्ट हैं तो उन कष्टों को दुनिया के सामने दिखाते हैं, उसमें उनको शर्म महसूस नहीं होती। तो हम लोग शो ऑफ करने में, जो पर्दा का महत्व होता है, शो ऑफ करने में, दिखावे की प्रवृत्ति में हम मरे जा रहे हैं। इसके लिए हम सब कुछ कुर्बान कर दे रहे हैं। और लेखक कहता है कि मैं फटा हुआ जूता पहनकर कभी भी फोटो नहीं खिंचवा सकता, क्योंकि हम पर्दे के गुलाम हैं। हम शो ऑफ करने के लिए हम कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन लेखक प्रेमचंद ऐसा नहीं करते। उनके लिए जो फटे हुए जूते में फोटो खिंचवाने की से उनको कोई परवाह नहीं है। बच्चों, इसके बाद लेखक इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि आपकी जो व्यंग भरी मुस्कान है, उस मुस्कुराहट का क्या कारण है, आखिर आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, उसको लेखक सोचते हैं कि आखिर क्या इसका मतलब हो सकता है। तो लेखक को लगता है कि या तो उनके साथ कोई हादसा हुआ है, कोई ट्रेजेडी हुई है, या उनकी जो उपन्यास के पात्र हो रही है उसका गोदान हो गया, अर्थात उसने गोदान कर दिया है, या फिर उनकी जो कहानी है जो पूस की रात, उसमें जो मुख्य पात्र हल्कू, उसकी जो हल्कू किसान की गाय है, उसके खेत, उसको नीलगायों ने खराब कर दिया। या फिर उसकी एक और कहानी जो कफन है, कफन में जो मुख्य पात्र है माधो, वो क्या कर गया था, वो माधो अपनी पत्नी की, जब उसकी पत्नी मरती है तो गांव वाले उसको चंदा करके कफन लाने के लिए पैसे देते हैं, और वो उस कफन की पैसों की शराब पी करके मस्त हो जाता है। तो वो समाज की जो समस्याओं के आगे जो व्यंग भरी मुस्कुराहट दे रहे हैं। या फिर उनको लग रहा है कि ये आपके जो जूता जो घिसा हुआ है या फटा हुआ है, इसका क्या कारण रहा होगा। उसको लगता है कि आपके ऊपर किसी महाजन का पैसा बकाया होगा, तो महाजन आपसे बार बार उस पैसे को, उधार किए पैसे को बार बार आपसे मांग रहा होगा, तो आप
उस महाजन के डर से, उस महाजन के जहाँ पे महाजन रहता था उस स्थान से बचकर जाने के लिए लंबा चक्कर लगा करके आप कहीं जा रहे होंगे, तो आपके ज़्यादा अधिक चलने से जूता घिस गया होगा, फट गया होगा। लेकिन अगले ही पल लेखक को ख्याल आता है कि जो एक कवि थे कुंभन दास जी, उन्होंने एक पंक्तियाँ लिखी थी कि आवत जात पनैया घिस गई बिसर गया हरिनाम। तो उन्होंने कहा था कि फतेहपुर सीकरी आने जाने में ही जो उनकी जूते घिस गए और हरि का नाम, भगवान का नाम लेना तो उनको भूल गया था। तो वो कहते हैं कि लंबा चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। उसका सोल घिस जाएगा लेकिन फटेगा नहीं। तो उसको लगता है कि आपका जूता फटा क्यों होगा, है। तो उनको लगता है कि जूता कब फटता है, ऊपर से जब हम किसी कठोर चीज़ को लगातार ठोकर मारें, तो जूता हमारा जब जहाँ से हम ठोकर मार रहे हैं वहाँ से वो जूता फट जाता है। तो लेखक को लगता है कि प्रेमचंद पागल तो नहीं थे कि पत्थर को ठोकर मारते रहे होंगे। तो उनको लगता है कि जो लेखक प्रेमचंद जी हैं वो किसी टीले को ठोकर मारते रहे होंगे, वो टीले से बचे नहीं होंगे, बल्कि उस टीले को ठोकर मार करके उसे गिराने का प्रयास उन्होंने किया होगा। इस चक्कर में उनका जो जूता है वो फट गया होगा। अब यहाँ पे भी इन्होंने, लेखक ने उस टीलों को और ठोकर मारने को सिंबलाइज किया है। वो टीला किसका प्रतीक है? टीला लेखक के अनुसार टीला समाज में फैली उन कुरीतियों का, बुरी रीति, बुरी प्रथाओं का प्रतीक है जो समाज की विकास में, समाज की उन्नति में बाधक होती हैं, वो रुकावट पैदा करती हैं। कैसी कुरीतियाँ हैं? जैसे बाल विवाह है, मृत्यु भोज है, जमींदारी प्रथा है, लड़कियों की समस्या है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जैसे बताया आपको मैंने, बाल विवाह, बचपन में शादी कर देना, मृत्यु भोज, मृत्यु होने पर लोगों को, गांव के लोगों को खाना खिलाना, गाय का दान करना। जमींदारी प्रथा क्या होती है कि जमींदार लोग जो होते हैं वो इतने सक्षम हो जाते हैं कि वो अपने खेतों पर काम करने वाले या आसपास के लोगों पर अत्याचार करते हैं। ठीक है, तो लेखक ने कहा है कि आप ऐसी जो समाज में फैली कुरीतियाँ हैं इनको ठोकर मारते रहे होंगे, क्योंकि ये टीले का काम करते हैं, समाज के विकास में बाधक हैं, समाज के हर एक इंसान की उन्नति में बाधक बनती हैं ये। तो इनको ठोकर मारना अर्थात इनका विरोध करना, क्योंकि उन्हें समझौता करना पसंद नहीं है। जैसे हम लोग जीवन में, लाइफ में कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन लेखक प्रेमचंद कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं थे, बल्कि उनका उस समस्या को ठोकर मार करके उनको समस्या को गिराने वाले थे। ठीक है, तो उनको लगता है कि जो नेम धर्म, अर्थात नियम और धर्म के चक्कर में होरी ने अपने आप को बर्बाद कर लिया। तो क्योंकि वो होरी उन समाज के नियम और कानून, नियम धर्म के बंधनों से बंधा हुआ था, लेकिन प्रेमचंद जी वो ऐसे नहीं थे, बल्कि वो, उनका जो नेम धर्म उनके जीवन का बंधन नहीं था, बल्कि वो मुक्ति थी उनकी, क्योंकि उनको उन नियम और धर्मों को मानते ही नहीं थे। ठीक है, अब लेखक इस पाठ को और आगे बढ़ाता है और वो कहता है कि आपके बाएं पैर की उंगली से, जो आपकी उंगली दिख रही है आपके बाएं पैर की, उसको लगता है कि आप किसी घृणा करने योग्य, नफरत करने योग्य वस्तु की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिस वस्तु को आपने ठोकर मार मार करके अपने जूते फाड़ लिए। क्योंकि किसी क्या नाम से, अगर अच्छी चीज़ को इशारा करना हो तो हमको हाथ की उंगली का प्रयोग करते हैं, लेकिन पैर की उंगली से हम इशारा कर रहे हैं, मतलब ऐसी वस्तु को इशारा करना चाहते हैं वो, जिसे, जो वस्तु घृणित है, घृणा करने योग्य है, और जिसे ठोकर मार मार कर जिसको दूर करने के लिए आपने अपने पैर के जूते फाड़ लिए। अर्थात समाज में फैली कुरीतियाँ जिनका उन्होंने लगातार विरोध किया, उनसे समाज को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया, उनसे कभी उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जो समाज में टीले बन के बैठी रहे, समाज की उन्नति में बाधा बने रहे, उसको उन्होंने लगातार ठोकर मारते रहे, उनका विरोध करते रहे, अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से। लेखक का मानना है कि आप जो प्रेमचंद जी हैं उन लोगों पर मुस्कुरा रहे हैं, व्यंग भरी मुस्कुराहट दे रहे हैं, जो दिखावे के लिए अपनी उंगली ढके हुए हैं और अपने तलवे घिसते रहते हैं। अर्थात वो लोग जो समाज की कुरीतियों का विरोध नहीं करते हैं, उनसे समझौता कर रहे हैं, और इसके चक्कर में वो अपने जीवन में भयंकर मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, गरीबी में ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी समाज के जो नियम धर्म उनकी पालना करने के लिए अपने आप को बर्बाद किए जा रहे हैं, लेकिन समाज के सामने अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन लेखक जो प्रेमचंद जी हैं वो ऐसे नहीं हैं। वो जैसे हैं वैसे लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं। उन्होंने समाज में फैली इन कुरीतियों का लगातार विरोध किया, और सबसे बड़ी बात, समाज की दिखावे की प्रवृत्ति है, इसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया।
अगर आपके पास में अगर क्षमता नहीं है किसी को, जो प्रीति भोज होते हैं, प्रेम से भोजन कराने वाला का अर्थ होता है आप प्रेम से भोजन कराएं। लेकिन आपको मजबूरी में अगर समाज के नियम और कानूनों की पालना करनी पड़े तो वो समाज के नियम और कानून आपके लिए अगर श्रेयस्कर नहीं है, आपके लिए निभाना, उनके लिए अगर आपके वश की बात नहीं है तो उनको नहीं निभाना चाहिए। लेकिन समाज के लोग क्या करते हैं कि उन नियम और कानूनों को निभाने के चक्कर में अपने आप को, अपनी जो भविष्य है उसको बर्बाद कर लेते हैं और अपने जीवन में मुसीबतों का सामना कर लेते हैं। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व का जो वर्णन किया है वो आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने चर्चा की है। उम्मीद है आपको ये जो चर्चा हमने की है वो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। बच्चों, अगले वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।